आज के इस वीडियो में जो है यूजीसी नेट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसमें जो दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में उसका जो है सारे क्वेश्चन जो है मतलब 100 क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह से जो है सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अपलोडेड है उसका अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ सब जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन जो है दिसंबर 2024 में पूछा गया है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैच लिस्ट है। इसको लिस्ट 1 में जो टेक्स्ट दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में जो ऑथर है, कौन से टेक्स्ट के कौन ऑथर है ये बताना होता है। तो सही क्या इसका जो है मैच है वो बताना है। देखो इसमें जो सही बनेगा ना वो सही ऑप्शन जो है डी बनेगा। ठीक है, अब कैसे डी बनेगा वो भी आप समझ लो। जैसे कि यहाँ पर जो डी में है कि ए का जो है सेकंड है, ए का क्या है सेकंड है, मतलब माय डेज विथ गांधी। तो ये इनके बासु ने जो है इन्होंने लिखे हैं इस वर्क को। ठीक है, और एमंग द ग्रेट जो है, एमंग द ग्रेट वो फर्स्ट में मैच होता है डी के रॉय। ठीक है, तो ये इनका जो है इनके ऑथर है, ये एमंग द ग्रेट के ऑथर डी के रॉय हैं। और लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो जो है वो जो है ये 4 का है। ठीक है, यानी ए बी जो है पुरानी, तो इन्होंने जो है तो इस तरह से ये मैच हो गया। और ये लास्ट वाला जो बचता है वो कृष्णा कृपलानी। ठीक है, तो ये इसके हो गए। तो सही जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पूछता है मैच लिस्ट वाला, इसलिए जो है इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको रिविजन जरूर कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ पैब्लो नेरुदा इन क्रोनिकल ऑर्डर। क्रोनिकल और ऑर्डर में जो है पैब्लो नेरुदा के जो वर्क है ना उसको सीक्वेंस में जो है सही सीक्वेंस में जो है चुनना है। इसको कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहले जो ये वर्क लिखे हुए स्पेन इन द हार्ट, तो ये जो स्पेन इन द हार्ट जो है ये 1937 में लिखा गया था इस वर्क को। ठीक है, और ये जो है वर्क्स एंड बुक अटरलाइट्स जो है इसको जो लिखा गया था ये 2017 में इस वर्क को जो है लिखा गया था। उसके बाद जो ये है द इनहैबिटेंट एंड हिज होप। ठीक है, तो ये जो है ये 1991 में। ठीक है, और एक और बच जाता है ना, 2 और बच रहे हैं 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। तो ये जो है 1924 में। ये डेट आप याद रखोगे तभी आप इसको अरेंज कर पाओगे, चूज कर पाओगे सही सीक्वेंस। उसके बाद जो एक और बच रहा है द ट्राइंग ऑफ इनफाइनाइट मैन, तो ये जो है ये 1926। ठीक है, अब क्रॉनिकल ऑर्डर में है, मतलब जो है बढ़ते हुए क्रम में इसको जो है सजाना है। ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहले देखो सबसे छोटा मतलब पीछे, तो इसमें 1924 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1926 आएगा, उसके बाद 1937 आएगा और उसके बाद जो है 1991 आएगा, उसके बाद 2017 आएगा। तो मतलब इस तरह से जो है इसका करेक्ट जो है सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बनेगा कौन? तो ऑप्शन डी वाला आप देखो तो एकदम इसी तरह से। ठीक है, पूरा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी वाला पहले डी होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा और उसके बाद बी होगा। ठीक है, तो ये जो है डी वाला सही ऑप्शन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से? तो इसलिए जो है डेट याद रखना जरूरी है कि कब पब्लिश हुआ, कब लिखा गया है ना, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद अगला जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबलिस्ट डिड नॉट एम्प्लॉय अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो जो है इसमें से कौन से ऐसे नोबलिस्ट हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को जो है फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वो नहीं लिखे हैं इस टेक्निक में अपने नोवेल को। तो देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक होता है, ऐसा टेक्निक होता है जो कैरेक्टर के इनर थॉट में एकदम प्रवेश कर जाते हैं ना, तो वो होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें जो है बेस्ट एग्जांपल है वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जो है, ये सभी तो बेस्ट एग्जांपल हैं इनके। ठीक है, अब इसमें नहीं पूछा है ना डिड नॉट एम्प्लॉय, तो इसमें जो ग्राहम जो ग्रीन है, ग्राहम ग्रीन ये नहीं एम्प्लॉय करते स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ठीक है, तो इसमें मात्र यही एक है जो नहीं जो है एम्प्लॉय करते हैं, तो ऑप्शन इसमें जो है डी सही होगा। बाकी जो वर्जीनिया वुल्फ है इनके अगर हम नोवेल में देखें, मिस्टर डोलोवे है, टू द लाइट हाउस है, द वेब्स है। मिस्टर डोलोवे जो है वो 1925 में जो है पब्लिश हुआ था, टू द लाइट हाउस 1927 में पब्लिश हुआ था और द वेव्स जो है 1931 में हुआ था। तो ये सभी जो नॉवेल हैं वर्जीनिया वुल्फ के। ठीक है, ये सभी जो वर्क है इसमें आपको जो दिखेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज दिखेंगे। ठीक है, अगला जो राइटर है ना जेम्स जॉय, जेम्स जॉय जो है यूलिसिस में, आप इनके यूलिसिस पढ़ो तो आपको दिखने को मिलेंगे। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो 1916 में जो है पब्लिश हुआ था, तो इनके भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद डोरोथी रिचार्डसन है,
तो इनके जो है ये भी पायनियर है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के पायनियर है। इनके जो नोबेल है ना, तो पिलग्रिमेज में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो बात समझ में आ गया। इसमें ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन डी बनेगा, ग्राहम ग्रीन। ठीक है, तो ये जो है डिड नॉट एम्प्लॉय अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अगली जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब इसमें बताना है कि कौन से जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में है निम्नलिखित में से। तो ये चार ऑप्शन से सही ऑप्शन इसमें जो बनेगा ना, ऑप्शन जो है सी बनेगा, एंड्रिया डेल सार्टो। ठीक है, अब ये जो है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान में रखना। इसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा इस वर्क को लिखा गया है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो है क्लासिक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। जहाँ पर जो स्पीकर होता है ना, द पेंटर एंड्रियल डेल सार्टो, वो एड्रेस करता है अपने वाइफ को और रिवीलिंग करता है हिज इनर थॉट और इमोशंस को। ठीक है, और ये जो वर्क है ये जो है द कैनोनाइजेशन। ठीक है, तो ये जॉन डोन के द्वारा लिखा गया ये है। ठीक है, वर्क ये जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, उसको ध्यान में रखना। और ये जो टिन अवे है किसके द्वारा लिखा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है ये। तो ये जो है एक लिरिक पोएम है, इसको ध्यान में रखना। और द फिलिया जो है ये वाला, ये जो वर्क है ये भी जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। कौन से ट्राइबल मेटाफिजिकल पोएम है ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो मतलब ऑप्शन जो सही बनेंगे ऑप्शन सी बनेंगे। बात समझ में आ गया, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। अगली जो है एक और मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। लिस्ट वन में जो है टर्म है और लिस्ट टू में इसके मीनिंग है। मतलब इधर जो टर्म दिए हुए हैं इसके असली मीनिंग क्या है। ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो बात समझ में आ गया क्वेश्चन। अब जो है हम लोग इसको देखते हैं सही इसका जो। अब जैसे एंटोनोमेसिया होता है, तो एंटोनोमेसिया का मतलब होता है ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच सम डेफिनेशन वर्ड और फ्रेजेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्सन्स प्रॉपर नेम। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कॉलिंग एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल द फिलोसफर हो गया है ना, तो द फिलोसफर, या इसी को और भी रेफर करता है शेक्सपियर एज द बार्ड। ठीक है, तो द फिलोसफर और द बार्ड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल बनते हैं। तो मतलब एंटोनोमेसिया वैसा जो होता है जिसमें जो है ए फिगर ऑफ स्पीच होता है और कुछ जो वर्ड्स के जो डेफिनेशन होते हैं, कुछ जो वर्ड्स के जो फ्रेजेज के जो डेफिनेशन होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं फॉर अ पर्सन प्रॉपर नेम। ठीक है, पर्सन के प्रॉपर नेम से जो है मतलब जो है ए का क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, तो ए का तो सेकेंड होगा। चलिए हमको ए का जो है सेकेंड पता चल गया। अब हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट जो है पता कर लेंगे। ठीक है, तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 का जो ऑप्शन है हम जान रहे हैं कि फर्स्ट का जो है सेकंड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड इसमें देखेंगे कौन-कौन में है, तो ए में है और डी में है। मतलब सी और बी जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समय बचा सकते हैं एग्जाम में। तो ए और डी जो है उसमें जो है ए का सेकंड दोनों में दिख रहा है। ठीक है, अब दोनों में सही कौन है, तो इसके लिए एक और जो है जानना होगा। एक और टर्म का मीनिंग अगर हम लोग जान जाते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है एंटीफ्रेसिज, तो एंटीफ्रेसिज का मतलब होता है आयरोनिक। ठीक है, आयरोनिक या ह्यूमर यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इन सेंस अपोजिट टू द जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग। जैसे कि अगर हम एंटीफ्रेजिज का अगर हम एग्जांपल देखें तो कॉलिंग अ वेरी टॉल पर्सन, यानी जो एक तरह से नहीं होता छोटा टाइनी, तो उस तरह से। तो इसमें जो सही बी का जो है ना वो फोर सही है। ठीक है, बी का कौन सही है, फोर सही है। ठीक है, अब बी का कौन सा सही है, फोर सही है। तो फर्स्ट का सेकेंड सही हो गया और बी का जो है फोर सही हो गया। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि बी का फोर जो है किस किस में है। ठीक है, तो बी का फोर देखो ये ऑप्शन ए में मैच हो गया, ऑप्शन डी में जो है बी का फर्स्ट हो गया, तो मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया। और इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, बाकी को जो है जानने की जरूरत नहीं है, जो कि यहीं पर जो हम लोग ऑप्शन चूज कर लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अब जो ये टर्म है, ठीक है, सी का जो कौन सा सही होगा, तो सी का फर्स्ट सही है। ठीक है, तो एपो क्राइफा जो होता है राइटिंग और स्टेटमेंट होता है ऑफ डाउटफुल और अनएस्पिरियस ऑथरशिप। ठीक है, तो ये हो गया और जो बच गया वो उसका थर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एन आइडियल रिसर्च पेपर शुड इंक्लूड, तो एक आइडियल रिसर्च पेपर में क्या इंक्लूड होता है और ये इसके स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो ये 5 जो है दिए हुए हैं और इसमें से जो बताना है कि कौन-कौन से सही जो है वो आइडियल रिसर्च पेपर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब जो है हम लोग इसको जानते हैं कि कैसे होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शंस कौन से होंगे, तो सही ऑप्शन इसमें डी होगा। बी, ए, बी और ई जो है ओनली सही है, यानी ए जो स्टेटमेंट है सही है, बी जो स्टेटमेंट है सही है और ई जो स्टेटमेंट है सही है। सी और डी जो स्टेटमेंट है वो गलत है।
वो आइडियल रिसर्च पेपर में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसको यानी जो आइडियल रिसर्च पेपर जो होते हैं उसमें एक स्टेटमेंट होते हैं जो एस्टेब्लिश करते हैं प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इशू को, ठीक है, और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश पास्ट थ्योरीज एंड करंट आइडियाज ऑन द टॉपिक और एथेसिस टू एस्टेब्लिश वंस पोजीशन, ठीक है। तो ये होते हैं आइडियल रिसर्च पेपर में जो है इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके जो है सही बनते हैं ऑप्शन। ऑप्शन कौन से बनते हैं सही? तो सही जो है डी बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि ये जो स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट ए क्या डिफाइन करता है? रिसर्च फोकस एंड पर्पस को डिफाइन करता है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन बी में जो सॉरी ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी सॉरी बार-बार ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट है, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है किसमें? तो कॉन्टेक्सुअलाइजेशन में, है ना। कॉन्टेक्सुअलाइजेशन पास्ट थ्योरी में और करंट पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक्स में जो है हेल्प करता है। और ये जो ई है एथेसिस टू एस्टेब्लिश वंस पोजीशन, ये प्रोवाइड कराता है पेपर से सेंट्रल आर्गुमेंट को, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। ये हो गए, तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन? तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन जो उसको स्टार्ट करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पोयम आर द फॉलोइंग लाइन्स extracted? Once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and coverlid. My child sleeps on. There is no obstacle but Gregory's wood and one bear hill, ठीक है। और ये इसके हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो लाइनें जो है ना जो लिखी गई हैं, वंस मोर, यहाँ से जो लाइनें हैं वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग, ये लाइन जो ली गई है ना वो डब्ल्यू.बी. यीट्स की पोयम ए प्रेयर फॉर माय डॉटर से ली गई है ये लाइनें, ठीक है। ये पोयम जो है एक्सप्रेस करता है पोएट्स के कंसर्न को और होप को, किसके लिए? तो फॉर हिज न्यू बॉर्न डॉटर, जो उनके न्यू बॉर्न डॉटर जो है ना उनके लिए जो है ये पोएट्स के कंसर्न और होप को जो है एक्सप्रेस करता है ये पोयम, ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा कौन? तो ऑप्शन सी जो है सही बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। और साथ ही साथ जो है रिफ्लेक्ट भी करता है थीम को, है ना, यानी इनोसेंस के जो थीम है, ब्यूटी के जो थीम है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोकस, जैसे कि वार हो गए, सोशल चेंज हो गए, तो इसका ये जो है ये इसके थीम जो है इस पोएम के बनते हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद जो इमेजरी जो है ये लाइन में जो दी गई है ना, ये जो लाइनें जो है इसमें जो इमेजरी जो ली गई है वो द स्टॉर्म इज हॉलिंग, द स्टॉर्म इज हॉलिंग जो है ये इमेजरी है, ठीक है। द स्टॉर्म इज हॉलिंग और दिस क्रैडल हुड एंड कोवर इट, तो ये भी जो है इमेजरी है यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, ये सजेस्ट करता है, तो ये सभी जो इमेजरी है वो क्या सजेस्ट करते हैं? तो 2 चीज़ को ये सजेस्ट करते हैं, लिटरल और मेटाफोरिकल स्टॉर्म को जो है ये जो है सजेस्ट करते हैं ये इमेजरी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया? ऑप्शन सी इसमें जो है सही ऑप्शन बनेगी। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया। इसमें इधर टेक्स्ट दिया हुआ है और इधर ऑथर जो है, ठीक है, बताना है इसमें से जो है टेक्स्ट के ऑथर कौन है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तोरूदत्त, सरोजिनी नायडू, हेनरी टेरेजू, है ना, और श्री अरबिंदो। तो इसमें जो द गोल्डन लाइट है, ये द गोल्डन लाइट, ये श्री अरबिंदो के द्वारा जो है ये टेक्स्ट है, श्री अरबिंदो जी का टेक्स्ट है वर्क का, ठीक है। और द लोटस जो है तोरूदत्त, है ना। तो मतलब कि जो श्री अरबिंदो फर्स्ट हो गए, तोरूदत्त द लोटस हो गए, तो मतलब जो है ए का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए और बी का क्या होना चाहिए? तो बी का जो है फर्स्ट होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में ऐसा हमको दिख रहा है? तो ए का 4 इसमें भी है, ए का 4 इसमें भी है, ए का 4 इसमें भी, इसमें भी। बी का फर्स्ट इसमें ही सिर्फ दिख रहा है, तो ऑप्शन इसमें डी जो है सही ऑप्शन बनेगा। समझ में आया? इंडियन डांसर जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है लिखा गया ये वर्क है, द हार्प ऑफ इंडिया जो है एच.एल.बी. डरेजू के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सही ऑप्शन बनता है, ठीक है। इस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अगली क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और ये इसके हैं 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन जो बनता है ऑप्शन इसमें ए बनेगा, ठीक है। नेशन एंड नरेशन, तो नेशन और नरेशन जो है, ठीक है। अब इसमें जो डिस्कर्स है, ठीक है, डिस्कर्स ऑन कॉलोनियलिज्म है ना। तो ये जो ये जो है कि इसको अरेंज भी करना है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये जो दिए हुए हैं ना 5, इसको अरेंज भी करना है, इसको ये देखो इस तरह से अरेंज करना है। तो मतलब ये जो वर्क दिए हुए हैं, ये जो क्रॉनिकल ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करना है, तो सही क्या होंगे? तो इसको ध्यान में रखना, डिस्कस ऑन कॉलोनियलिज्म जो है, ठीक है, जो 1950 में, ठीक है, 1950 इसका डेट है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाय एमी सेसोर, ठीक है। तो इसकी इनके द्वारा जो है ये वर्क को लिखा गया है। फिर उसके बाद जो ये आता है एंथ्रोपोलॉजी एंड द कॉलोनियल इनकाउंटर,
तो ये जो है 1900 जो है 73 में, ठीक है। ये इसका डेट है और किसके द्वारा लिखा गया? तो तलाल असद, ठीक है। और ओरिएंटलिज्म जो है, ये ओरिएंटलिज्म जो है वो 1900 जो है 78, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाय एडवर्ड सेड, ठीक है। और द डायलॉग इमेजिनेशंस जो है, द डायलॉग इमेजिनेशंस वो 1981, इसको डेट याद रखना। उसके बाद जो नेशन एंड नरेशन जो है 1990, 1990, ठीक है। तो ये इसके हो गए। अब इसको अरेंज यहीं से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा? तो इसमें जो है कि ये को अब इसको डेट देख करके आप अरेंज कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो 50 दिख रहा है, ठीक है। तो 50 दिख रहा है, 50 के बाद 73 है ना, 73 के बाद जो 78, 78 के बाद 81 और इसका 91, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो है इसका अरेंजमेंट होगा। तो ऑप्शन में जो ए है वो तो सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना और ये भी ध्यान में रखना कि ये जो क्वेश्चन है यूजीसी के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, तो ये भी आप इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एमएलए हैंडबुक 9th एडिशन। तो ये इसके जो लिखे हुए हैं 5 जो है स्टेटमेंट, इसको जो है बताना है कि कौन कौन जो है सही है, ठीक है। तो ये रहा। अब बारी बारी से स्टेटमेंट को आप पढ़ लो। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड इज कंपलसरी इन अ रिसर्च पेज, ठीक है। तो रिसर्च पेज से रिसर्च वाला जो टॉपिक था यूनिट 10 उससे ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि वो 1 इंच मार्जिन होता है क्या, जो कंपलसरी साइड्स जो होते हैं, ऑल साइड्स जो होते हैं, क्या 1 इंच का मार्जिन होता है इन रिसर्च पेज में? तो ये पूछ रहा है पहला स्टेटमेंट में। दूसरे का स्टेटमेंट में कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स इन द टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर। तो ये पूछ रहा है कि क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है रिसर्च पेपर के टाइटल में, ये पूछ रहा है। उसके बाद सेकंड में स्लैश इज यूज्ड बिटवीन टू नाउन्स एंड टू नाउन्स पेयर्ड एज अपोजिट्स। तो क्या स्लैश का यूज होता है दो नाउन्स पेयर्स के अपोजिट में, दोनों के बीच के अपोजिट में? तो ये है। उसके बाद अगली जो है कि हैंगिंग इंडेंट इन द वर्क सीटेड इंट्री इज इंचेज। और अगला जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर नॉट रिटन इन बोल्ड लेटर्स इन द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर, ठीक है। सही ऑप्शन होगा कौन? सही ऑप्शन इसमें ए है। ए, सी और डी वाली मात्रा सही है। ए, सी और डी मात्रा सही है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड्स जो है कंपलसरी होता है रिसर्च पेपर में, ये जो कथन है वो सही है, ठीक है। एज पर अगर देखे जाए MLA बुक हैंडबुक 9th एडिशन के अकॉर्डिंग, तो ये स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। उसी तरह से सी भी सही है, उसी तरह से डी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच एमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मैरी शेले। मैरी शेले के द्वारा कौन सा नॉवेल नहीं लिखा गया है ये बताना है, ठीक है। तो ये जो द लॉस्ट वुमेन जो है ये मैरी शेले के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या बनेगा? सही बनेगा। बाकी ये सभी जो है मैरी शेले के द्वारा लिखा गया है। फ्रैंकेनस्टाइन जो है मैरी शेले के द्वारा लिखा गया, जो मोस्ट फेमस और आइकॉनिक नॉवेल है। उसी तरह से फॉल्कनर जो है जो मैरी शेले के द्वारा लिखा गया, उसी तरह से द लास्ट मैन जो है ये भी मैरी शेले के द्वारा ही लिखा गया है। अगली क्वेश्चन जो है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जुठान है ना, जुठान, तो जुठान इज ए मेम्योर। क्या है? मेम्योर है, नॉट अ नोवेल, नोवेल नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये क्या है? मेम्योर है। जुठान क्या है? मेम्योर है, ठीक है, नोवेल नहीं है। ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है वाल्मीकि के एक्सपीरियंस एज ए दलित, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो जुठान जो है, ठीक है। तो जुठान जुठान जो है इसमें रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्टेटमेंट जो सेकंड है, जुठान रिप्रेजेंट द दलित वाल्मीकि कम्युनिटी इन क्रिटिकल लाइट। तो ये जो है ना, दिस इज ट्रू। क्या है? ये ट्रू है। एज वाल्मीकि क्रिटिकल रिफ्लेक्ट्स ऑन द मार्जिनलाइजेशन एंड सफरिंग ऑफ द दलित कम्युनिटी, ठीक है। तो ये इसके बाद जो अगला जो है कि जुठन इनमेरेट्स द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग दलित इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। दिस इज करेक्ट एज द बुक डिटेल्स द हार्श रियलिटीज दलित फेस, ठीक है। उसके बाद जो जुठन वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण प्रभा दास। अब ये क्या है? ये सही है। तो ये भी जो है वो सही ही, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। ये अरुण प्रभा दास जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अब अगली जो है कि जूठन क्रिटिक्यूज द अपर कास्ट। क्या अपर कास्ट को जो है क्रिटिक करता है? तो इसमें जो है ये दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन बनेगा कौन सा? तो ऑप्शन इसमें बी, सी और ई, यानी जो स्टेटमेंट बी है, सी है और ई जो है वो सही है, ठीक है।
अब सही है तो ये कौन सा दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में ये दिख रहे हैं, तो ऑप्शन सी में दिख रहे हैं, बी, सी और ई ओनली। तो ऑप्शन सी इसमें क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कैसे मैच करेंगे, तो इसमें सबसे पहले ए जो है, ए का कौन सा सही होगा ये 4 में से। तो इसमें जो मिखाल है ना, मिखाइल बख्तिन जो है, ये डायलॉग एट द इंस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लैंग्वेज, ये इसका सही जो है मैच होता है। यानी बख्तिन जो है, बख्तिन इज नोन फॉर हिज एम्फेसाइज ऑन डायलॉग विच ही कंसिडर्ड अ सेंट्रल फीचर ऑफ लैंग्वेज मीनिंग। मतलब फर्स्ट का जो है थर्ड सही है। तो फर्स्ट का थर्ड देखेंगे किस किस ऑप्शन में है। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन बी और सी में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए और डी गलत हो गया। अब बी और सी में से सही कौन सा है, तो अगर हम बी का भी जान जाएंगे कि बी का कौन सा है, तो आराम से फिर पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ बी में जो है माइकल फौकॉल्ट जो है, तो माइकल फौकॉल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस, तो फर्स्ट इसका सही होगा। ठीक है, तो ये जो है फौकॉल्ट्स वर्क द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये बताता है कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन साइंस एंड नॉलेज सिस्टम, तो ये बताता है। तो बी का कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी गलत हो गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन फिर से मैच लिस्ट है। मैच लिस्ट को मैच लिस्ट 1 को जो है मैच लिस्ट 2 से जो है बताना है कि कौन सा होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन दिखाता हूँ इसका, तो ऑप्शन ये रहा, और भी जो है इसमें है पार्ट ये, तो ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, अब ए का जो है थर्ड होगा अरुम्बल ट्यूम्बल। ठीक है, तो यहाँ पर मनोहर मलगानोकर जो है रुम्बल हम्बल, ये इनका जो है वर्क है। और चमन नहाल, इनका जो वर्क है द वायर्ड डांस एंड अदर स्टोरी। और रस्किन बॉन्ड का है नेगबॉर्स वाइफ एंड अदर स्टोरीज। और अरुण जोशी का है द सर्वाइवर। तो ये है, तो ऑप्शन जो है मतलब इसमें जो सही ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए बनता है सही। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सही है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ए के रामानुजन। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है ए के रामानुजन के बारे में सही कहा गया है, तो बताना है। ऑप्शन करें, स्टेटमेंट ए में जो है ही इज अ पोएट ऑफ द 60s, या 60s के पोएट है। तो सही जो इसमें स्टेटमेंट कही गई है वो ए सही है, ही इज अ पोएट ऑफ 60s, ये ट्रू है। ए के रामानुजन जो है, ए के रामानुजन पोएटिक करियर अगर देखें तो इनका जो पोएटिक करियर फ्लोरिस्ट होता है इन द 1960s, एंड ही इज कंसिडर्ड अ प्रोमिनेंट पोएट ऑफ दैट पीरियड। और उस पीरियड के जो है प्रोमिनेंट जो है कंसिडर किए जाते हैं। तो मतलब स्टेटमेंट ए इसमें सही कहा गया है अबाउट ए के रामानुजन। अब जो स्टेटमेंट बी है, हिज पोएट्री ड्रॉ हिज सस्टेनेंस फ्रॉम हिज अवेयरनेस ऑफ हिंदू हेरिटेज। तो ये जो स्टेटमेंट जो बी जो स्टेटमेंट कही गई है ये भी सही है। रामानुजन की जो पोएट्री है प्रायः जो है रिफ्लेक्ट करती है उनके डीप इंगेजमेंट को, डीप इंगेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है विथ इंडियन कल्चर एंड हिंदू हेरिटेज। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन बी भी स्टेटमेंट सही कहा गया है एक रामानुजन के बारे में। उसके बाद जो स्टेटमेंट जो ई है, ठीक है, स्टेटमेंट ई ये भी सही है। ही यूटिलाइजेज अ खम कंस्ट्रक्टेड टेक्निक इन हिज पोएट्री, तो ये भी सही कहा गया है। ए के रामानुजन जो है ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं फ्रॉम क्लासिकल तमिल, है ना, क्लासिकल तमिल पोएटिक ट्रेडिशन को, है ना। और पर्टिकुलरली जो है आकाम, यानी यहाँ पर इसका मतलब होता है इनर पर्सनल, है ना, इनर पर्सनल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली जो है आकम का मतलब होता है, जो यूज होता है देम एज अ फ्रेमवर्क फॉर हिज ओन पोएट्री। तो मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट ए, बी और ई जो है ये सही है, बाकी सी और डी गलत है। क्योंकि ये जो ही हैज अ पुअर सेंस ऑफ रिदम, तो दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। रामानुजन जो जाने जाते हैं हिज डेडिकेट के लिए जाने जाते हैं, अफेक्टिव के लिए जाने जाते हैं, और यूज ऑफ रिदम इन हिज पोएट्री, तो इसके लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी और सी जो है गलत होता है। डी गलत होता है कि ये जो रामानुजन है, रामानुजन जाने जाते हैं यूजिंग एकम। ठीक है, एकम टेक्निकली जो है इनको जाना जाता है,
और ऑफन जो है ब्लेंडिंग देम विथ मॉडर्न सेंसिबिलिटी। तो इसलिए स्टेटमेंट सी और डी जो है गलत होता है, ए बी और ई सही होता है। तो ए बी और ई ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या होता है, सही ऑप्शन बनेगा। अगली जो क्वेश्चन है इसको देखिए। क्वेश्चन है कि हु इज द बेस्ट नोन फिगर amongst द फॉलोइंग फॉर आर्टिकुलेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्रेटिव। ठीक है, अभी इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये बताना है। तो यहाँ पर जो एमी सेस्योर जो है एक पोएट थे, पॉलिटिशियन भी थे, फ्रॉम मार्टिनिकी से थे, है ना। ये जो बेस्ट नॉन, इनको जो बेस्ट जाना जाता है आर्टिकुलेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्रीट्यूड के जो इनको पाया जाना जाता है। ऑप्शन इसमें बी जो है सही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो नेग्रीट्यूड जो है एक लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट होता है जो सेलिब्रेट करता है ब्लैक आइडेंटिटी और हेरिटेज को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, और पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, तो इसको भी जो है ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो ये राइटर जो है एलोंग विथ यानी लियोपोल्ड सेडार के साथ मिलकर के और लियोन डमास के साथ मिलकर के ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द नेग्रीट्यूड मूवमेंट। तो नेग्रीट्यूड मूवमेंट के लिए जो है ये एक थे, है ना, को फाउंडर में से एक थे। तो इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन इसमें बी जो है, बी सही ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगले जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं कि देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट बाय। अब ये स्टेटमेंट किसका है, किसके द्वारा ये दिया गया स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जैक्यूस डेरिडा के द्वारा जो है दिया गया है, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और डिकंस्ट्रक्शन के फाउंडर थे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है डेरिडास व्यू को, और दैट लैंग्वेज एंड टेक्स्ट आर ओनली द मीनिंग द। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 17 का, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। अगली क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट दी गई हैं और बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन कौन जो है सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को बारी बारी से पहले जान लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि इको क्रिटिसिज्म हैज ऑफन एक्सप्लेन द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेब्स ऑफ इंटर रिलेशन। तो ये सही है, क्योंकि इको क्रिटिसिज्म जो है एग्जामिन्स करता है, रिप्रेजेंट करता है द कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट ऑफ नेचर, और ये फोकस करता है इन्वायरमेंटल कनेक्टेडनेस पर जो ये फोकस करता है। स्टेटमेंट ए जो है सही है। उसके बाद जो स्टेटमेंट बी है, स्टेटमेंट बी में कहा गया है कि इन इको क्रिटिसिज्म ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इथिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। अब क्यों ट्रू है, क्योंकि इको क्रिटिसिज्म जो है कंसिडर्ड, मतलब इसको समझा जाता है कि कैसे जो टेक्स्ट होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं एन इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट है कि इको क्रिटिसिज्म foreground the notion of an interplay between environment and the body, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कई जो इको क्रिटिकल स्टडी जो है, कई इको क्रिटिकल स्टडीज वो एक्सप्लोर करता है हाउ द बॉडी एंड इन्वायरमेंट आर इंटर कनेक्टेड, स्पेशली जो इसमें होते हैं इन टर्म ऑफ इकोलॉजिकल और बॉडीली एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट ए बी और सी जो है वो सही है। ठीक है, तो ए बी और सी जो है, ए बी और सी, ए बी और सी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या बनता है, सही बनता है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी और ई जो है वो स्टेटमेंट गलत कहा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा कि इन विच ईयर वाज राजा राउस कांथाप्रास पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ था ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो ये पब्लिश हुआ था 1938 में। ठीक है, 1938 में पब्लिश हुआ था। और ये भी आप जानो, जो राजा राव की जो कंथापुरा जो है फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1938, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। और ये जो वर्क है एक सेमिनल वर्क है ना, इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, भारतीय साहित्य, अंग्रेजी साहित्य में देखे तो एक सेमिनल वर्क है जो डिपिक्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑन अ स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगली जो क्वेश्चन है कि अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो जो पब्लिकेशन के जो ईयर है उसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले द टाइगर जो है ये पब्लिश कब हुआ था, 1794 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये जो लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया ये वर्क है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है ये जो पब्लिश हुआ था 1798 में जो है, इस वर्क को पब्लिश कराया गया था। और ये जो वर्क है एस टी कोलरिज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
और उसके बाद जो द सोलिटरी रीपर जो है, द सोलिटरी रीपर, तो द सोलिटरी रीपर जो पब्लिश हुआ है 1807 में पब्लिश हुआ था, और ये जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, द सोलिटरी रीपर, ठीक है। उसके बाद ऑड टू ऑटम जो है ये कब जो है पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1819, ठीक है, 1819। तो ये हो गया, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया एक ओड है, ठीक है। उसके बाद जो है एडोनाइसी, ये पब्लिश हुआ था तो 1800 जो है 21 में, 1821 में ये पब्लिश हुआ था ये वर्क, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो बाई पीवी शैले के द्वारा लिखा गया है। अब आप देख लो और अरेंज कर लो, ठीक है, कि कौन सा जो है सही अरेंजमेंट होगा। तो इसमें जो सही अरेंजमेंट होगा वो ऑप्शन सी वाला होगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला जो अरेंजमेंट है वो सही अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो अगली क्वेश्चन है उस पर अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उस पर आ जाते हैं। ये रहा, अरेंज करना है इसको भी, क्रॉनिकल सीक्वेंस ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इसको भी वैसे करना है। तो सबसे पहले पब्लिकेशन डेट जान लेते हैं, जैसे कि जो थॉमस ब्राउनी का जो वर्क है, द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली, ठीक है। तो ये जो पब्लिश हुआ था वो 1642 में पब्लिश हुआ था ये वर्क, ठीक है। और उसके बाद थॉमस हॉबिस का जो लेविएथन जो है, लेविएथन जो 1651 में, तो 1651 में जो है ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो थॉमस हॉबिस, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो मतलब जो स्टेटमेंट ये है, तो इसको लिख लेते हैं, है ना, 1651, ठीक है। तो ये 1651 में पब्लिश हुआ था ये। उसके बाद पीबी सैलिस का डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है, जो 1821 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो 1821 इसको लिख देते हैं, 1821 है। उसके बाद डी जो है कि डी जो है थॉमस हॉब्स, तो ये तो मैंने बता दिया 1651। उसके बाद और कौन बच जाता है, तो ये बच जाता है फर्स्ट वाला मैथ्यू अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की। तो ये जो पब्लिश हुआ था वो 1800 जो है 1869 में जो है ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक और बच जाता है, तो ये ई नंबर वाला बच जाता है, वाल्टर पेटर का स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ द रिनेंसा, है ना। तो ये जो पब्लिश हुआ था 1873 में पब्लिश हुआ था। तो ये डेट याद रखना, अब इसको जो है क्रॉनिकली जो है सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। तो इसमें जो सही अरेंज किए हुए हैं ना वो ऑप्शन डी वाले सही हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने डेट बता दिया तो आप इसको अरेंज कर लेना, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही किया हुआ है। अगली जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ आर के नारायण वर पब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद जो है आर के नारायण के जो वर्क जो पब्लिश्ड हुए हैं ना वो कौन कौन थे, ठीक है। और ये इसके रहे हैं, ये 5 दिए हैं, तो इसको बताना है कि कौन-कौन सही है, ठीक है। तो ये तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। नोबेल जो पब्लिश्ड हुआ था ना इंडिपेंडेंस के बाद, वो था द फाइनेंशियल एक्सपर्ट था और द गाइड था। तो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और द गाइड, यानी सी और ई, ठीक है। और नोबेल जो पब्लिश्ड हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वो थे द डार्क रूम, ठीक है। द डार्क रूम हो गए, द इंग्लिश टीचर हो गए, और स्वामी एंड फ्रेंड हो गए। तो ये जो है भारत आज़ाद होने से पहले ये सभी जो है नोबेल पब्लिश हुए थे। और जो नोबेल के इंडिपेंडेंस के जो बाद जो नोबेल पब्लिश हुए थे ना वो 2 थे, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और द गाइड। तो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और द गाइड जो है ये, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये जो पब्लिश हुआ था 1952 में जो है ये पब्लिश हुआ था, और द गाइड जो है वो 1958 में जो है पब्लिश हुआ था। अब भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ये है, तो ये सही ऑप्शन इसमें बनेंगे सी और ई। तो किस में है सी और ई, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या बनेंगे, सही बनेंगे। बात समझ में आ गया। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लिटोटस, ठीक है। तो इसमें जो है लिटोटस के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही कहे गए हैं उसको जो है बताना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट ए जो है, इट कंटेन्स एन अंडर स्टेटमेंट ऑफ इम्फेजाइज, तो ये सही है, क्योंकि लिटोटस है ना इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है। और इसका यूज जो किया जाता है अंडर स्टेटमेंट में किया जाता है टू इम्फेजाइज अ पॉइंट बाय डिनाइंग इट्स अपोजिट। जैसे कि नॉट बैड हो गया, नॉट बैड, है ना, नॉट बैड का मतलब एक तरह से क्या हो, गुड हुआ, ठीक है। जो अच्छा नहीं होता है वो, है ना, मतलब जो बुरा होता है तो वो अच्छे कहेंगे ना। नॉट बैड मीन्स क्या होता है, गुड, ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट ए सही है। स्टेटमेंट ए वाला जो है ऑप्शन सी और डी में दिख रहा है, मतलब बी और ए क्या है, स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सी और डी में कौन सही है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट बी जो है वो गलत कहा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट सी इसमें सही कहा गया है, तो स्टेटमेंट सी वाला जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। इस तरह से जो है हो जाता है डी सही। इसमें जो कहा गया है स्टेटमेंट सी में कि इट इज यूज्ड विथ आइकॉनिक इंटेंशंस, तो इसमें ये सही है, क्योंकि लिटोट्स जो होते हैं ऑफन इन्वॉल्व, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो कॉन्शियसनेस होते हैं, ऑफरिंग सबटल होता है, रेस्ट्रेंड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ये सभी जो इसमें होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर स्टेटमेंट डी भी सही है। अब स्टेटमेंट डी क्यों सही है, क्योंकि लिटोटस जो होते हैं वो ऑफन कैरी करते हैं एक आयरोनिक टोन को। क्यों, क्योंकि द नेगेटिव फ्रेजिंग यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग पॉजिटिव कैन बी अंडरस्टूड एज अ सबटल फॉर्म ऑफ अ सरकाम्स और आयरोनी, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो है डी सही है।
अगली क्वेश्चन जो उसको फोकस करते हैं कि व्हाट डज डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग रेफर टू, और ये इसके हैं 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन कौन से हैं? तो इसमें जो ऑप्शन ए है द डिडक्टिव मेथड, तो द डिडक्टिव मेथड जो इसमें है, द डिडक्टिव मेथड, ये वाला क्वेश्चन में जो है ना द डिडक्टिव मेथड, ये होता है कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं जनरल थ्योरी, ठीक है, जनरल थ्योरी होते हैं और बाद और जो है ये मूव हो जाते हैं स्पेसिफिक कंक्लूजन में। मतलब करने का अर्थ हो गया कि इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है जहाँ पर जो ब्रॉड स्टेटमेंट्स होते हैं या थ्योरी जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं टू पर्टिकुलर काउजेज, है ना, टू पर्टिकुलर काउजेज के लिए अप्लाइड होते हैं जहाँ पर इसको ड्रॉ किया जाता है कंक्लूजन्स, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं कंक्लूजन्स को ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए जो है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है मैच द लिस्ट, फिर से आ गया, तो इसको टेक्स्ट और ऑथर बताना है, ठीक है, ऑथर और इनके टेक्स्ट को बताना है। तो सबसे पहले जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन जो है, ये जो लिखा गया है निराद सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद माई सन्स फादर जो है, जो डॉम मॉरिस के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन बी का जो है वो फर्स्ट सही होगा। अब 2 जान गए हैं तो हम इसका ऑप्शन भी जान जाते हैं। तो फर्स्ट का 4 कौन-कौन में है? तो फर्स्ट का 4 ऑप्शन मात्र सी में ही है, तो मात्र जो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन चुनना बहुत आसान हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन जो सी है, ए का 4, वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, लेकिन थोड़ा रुक जाना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन जो इंडियन है, ये जो है, तो ये तो निराद सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है, तो ए का 4 होगा। तो बताओ ए का 4 और किसी में है? नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन जो है मात्र सी में ही है ना, तो ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है कन्फर्म सही है, 100% जो सही है। बाकी जो है वो भी आप देख लेना कि जैसे बी का फर्स्ट होगा, सी का सेकंड और डी का जो है थर्ड होगा। इस तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन है कि हु अमंग अस द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप। तो बताना है कि इसमें से ब्लूम्सबेरी ग्रुप के जो मेंबर जो है इनमें से कोई कौन नहीं है, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ, इएम फोस्टर, लाइटन एस्ट्रेची और डब्ल्यू बी येट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये रहे 4 ऑप्शंस। अब इसका सही जो है जान भी लेते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो था, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस सर्कल था राइटर का, आर्टिस्ट का और इंटेलेक्चुअल का इन अर्ली 20th सेंचुरी लंदन, ठीक है। इसके जो की मेंबर्स जो थे वर्जीनिया वुल्फ, इएम फोस्टर और लाइटन एस्ट्रेची, ये थे, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ ए प्रोमिनेंट नोवेलिस्ट थी, एनालिसिस्ट थी, और इएम फोस्टर ए रिनोन्ड फिक्शन राइटर थे, और लाइटन एस्ट्रेची ए डिस्टिंग्विश्ड बायोग्राफर थे। तो डब्ल्यू बी येट्स जो है वो मेंबर नहीं थे ब्लूम्सबेरी ग्रुप के, ठीक है। ही वाज एन आयरिश पोएट, वो आयरिश पोएट थे डब्ल्यू बी येट्स, प्ले राइट थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना ऑप्शन डी जो है ना वो क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगली जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 27 ये रहा कि अरेंज द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग जो है विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उसको अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी क्रॉनिकल ऑर्डर में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें लव्स लेबर लॉस्ट जो है, लव्स लेबर लॉस्ट, ये जो पब्लिश हुआ था ना वो 1594 और 95 के बीच में जो है ये पब्लिश हुआ था ये प्ले। उसके बाद ए मिडसमर नाइट जो है, जो मिडसमर नाइट है ना, तो ये जो पब्लिश हुआ था 1595 से 96 के बीच में जो है ये पब्लिश हुआ था ये प्ले। उसके बाद इसमें जो आता है मच एडो अबाउट नथिंग, तो ये जो है ये प्ले पब्लिश जो हुआ था वो 1598 से 99 के बीच में जो है ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद द टेम्पेस्ट जो है वो 16 है ना, द टेम्पेस्ट जो है 1611 में पब्लिश हुआ था, और 12th नाइट जो है वो 1601 में पब्लिश हुआ था। तो डेट आपके सामने है। अब आप इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में आराम से जो है अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें जो अरेंज किए हुए हैं ना वो ऑप्शन ए वाले सही है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लो, उसके बाद इसको जो है अरेंज कर लेना। ऑप्शन ए वाले जो अरेंजमेंट है वो सही है, वो क्रॉनिकल ऑर्डर में किए हुए हैं। तो ऑप्शन इसमें ए जो है वो क्या बन जाता है, सही बन जाता है। अगली जो क्वेश्चन है मैच लिस्ट फिर से आ गया, तो इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से जो है इसमें थ्योरीज है, ठीक ना, तो थ्योरीज के साथ इसको मैच करना है। कॉन्सेप्ट और थ्योरी इसमें है, तो इसमें जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को जो मैच करना है, सबसे पहले जो डीफेमिलाइजेशन जो है वो विक्टर यानी इसमें जो थर्ड वाले जो है ना ये सही बनेगा, ठीक है। तो ये ए का जो है थर्ड एडम 100% सही है, ठीक है। और उसके बाद बी का 4 एकदम करेक्ट है, ठीक है।
तो ये जो है कॉन्सेप्ट और थ्योरीज है। तो ये दोनों अगर हम लोग 100% जान रहे हैं ना, तो आराम से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ए का जो है थर्ड कौन में सही है, तो ए का थर्ड जो है सी और डी दोनों में दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ मात्र डी में ही है, तो डी जो है सही ऑप्शन होगा, बाकी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस दो का अगर आप जान जाते हो तो आराम से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। अगले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पब्लिश्ड इन 1964, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ऑथर कौन है, ठीक है। ये ऑथर के नाम है चार थे। अगर सही जो है इसमें इंग्लिश इन इंडिया इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये जो वर्क जो पब्लिश हुआ था ना, इसको ध्यान में रखना। 1964 में जो है ये वर्क पब्लिश हुआ था, और ये जो वर्क लिखा गया है भी के गोकक ना, गोकक के द्वारा ये लिखा गया है। और ये जो वर्क है ये रिप्रेजेंट करता है रोल और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। तो जो भारत में जो इंग्लिश भाषा के जो फ्यूचर और रोल है उसको ये एग्जामिन करता है ये वर्क, ठीक है। तो कब पब्लिश हुआ था, 1964 में, बीके, तो ये नाम है। तो इसको जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन फिर से मैच लिस्ट आ गया। सही जो है इसमें टेक्स्ट और ऑथर जो है मैच करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि बॉडीज दैट मैटर जो है, ये जो वर्क है ये जूडिथ बटलर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन इसमें जो है ए का होगा सेकंड ऑप्शन, यहीं से जो है चूज करना शुरू कर देते हैं। तो ए का सेकंड कौन कौन में है, तो ए का सेकंड मात्र सी में ही है, तो मात्र सी वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सही हो गया। तो उसके बाद अगली क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है, इसका डेफिनेशन जो है बताना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है चार यहाँ पर जो है दिए हुए हैं स्टेटमेंट, सही कौन से है ये बताना है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है इसको इनिशिएट किया गया था रिचार्ड्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1920 में जो है इसको किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो ये जो स्टेटमेंट जो इसका सही बनता है ना, ऑप्शन जो है सी वाला स्टेटमेंट सही है, द क्लोज एनालिसिस ऑफ पोएम विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो है सी क्या है, सही है। अगली जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद एंडिंग द सिस्टम ऑफ ट्रोनेज विथ हिज लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड, ठीक है। और ये इसके चार ऑप्शन है, सही ऑप्शंस कौन से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि लेटर टू लॉर्ड चेस्टर, ये जो है ये सैमुअल जॉनसन, ठीक है। सैमुअल जॉनसन जो है इसके जो है एक तरह से राइटर है, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है सही है, बाकी जो है इन्फॉर्मेशन आप इसका जो है निकाल लेना, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द वंस विच आर मैच्ड करेक्टली, सही जो है इसमें कौन सा मैच है वो बताना है। अभी दो ही है, ए बी दिखाए हैं, अभी सी डी दिखाना बाकी है। तो ये रहा यहाँ सी डी और ई, और ये इसके रहे चार ऑप्शन, ठीक है। सही कौन सा होगा, फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। बारबरास क्रिश्चियन, द रेस फॉर थ्योरी है। उसके बाद बी में है अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबाय है, अनहाइडिंग द हिडन है, ठीक है। और उसके बाद जो है पॉल कार्टर नेमिंग प्लेस है, और ये तो सही जो इसका ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो इसमें बारबरा क्रिश्चियन जो है, जो फर्स्ट वाले जो हैं, ये जो द रेस फॉर थ्योरी जो है वो क्रिक्यूज है, क्रिक्यूज करता है द डोमिनेंस ऑफ थ्योरेटिकल अप्रोचेज इन लिटरेरी स्टडीज, ठीक है। तो इसमें ए वाला और सी वाला, ठीक है, ए वाला और सी वाला जो है सही है। तो ऑप्शन इसमें बी वाला जो है ना सही है, ऑप्शन ए सी और ई एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन इसमें बी जो है वो सही है, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन, कब अपीयर्ड हुआ था ये बताना है, वो डेट बताना है। फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज पब्लिश्ड इन 1623, ठीक है। तो ये जो है ये पब्लिश हुआ था 1623 में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन इसमें जो डी है वो सही ऑप्शन बनेगा। तो इसमें मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और ट्रेजेडी इज ए कलेक्शन ऑफ प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, विलियम शेक्सपियर जो है कॉमेडीज भी लिखे हैं, हिस्ट्री प्लेज भी लिखे हैं, कॉमेडी प्लेज भी और ट्रेजिक प्लेज भी उन्होंने जो है लिखे हैं। तो इनकी जो कलेक्शन ऑफ प्लेज है ना, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, वो कॉमनली रेफर करता है मॉडर्न स्कॉलर को एज द फर्स्ट फोलियो, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था 1623 में, इसको ध्यान रखना। अबाउट 7 years आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ, तो शेक्सपियर के साथ मरने के 7 साल बाद जो है इसको पब्लिश कराया गया था, इसको आप ध्यान में रखो। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक एवर पब्लिश्ड, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द पोएट हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइंस
Ganga was sunken and the leaves waited for rain while the black cloud gathered for distant over Himawant. तो द जंगल crawled whimpered in silence. अब ये जो लाइनें हैं ये किस पोएट के द्वारा कंपोज किया गया है? देखो गंगा की बात हुआ है तो जरूर ही इंडियन वो होंगे, ठीक है ना? बाहरी के तो आदमी होंगे नहीं, तो इमली डिकन्सन, टी.एस. एलियट और ये जो है अलग विदेशी है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आप ही गेस करो ना, गंगा की बात कौन करेंगे? इंडियन ही करेंगे ना, है ना? तो ऑप्शन इसमें जो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन डी मार दोगे लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि गंगा देख ली तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्री अरविंदो घोष इंडियन इंग्लिश राइटर हैं तो सही हो जाएगा, नहीं। इसमें जो लाइन है ना, ये लाइन जो टी.एस. एलियट के पोएम द वेस्टलैंड से लिया गया है, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखना। और इसमें जो स्पेशली जो है ये सेक्शन टाइटल व्हाट द थंडर सेड, ठीक है? और इस सेक्शन में जो एलियट है, टी.एस. एलियट, वो डिस्क्राइब करते हैं डिसोलेट लैंडस्केप को जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही होगा, टी.एस. एलियट, ठीक है? इसमें जो इमेजरी है द इमेजरी जो इसमें यूज हुआ है ऑफ द गंगा, द हिमालय का हिमावंत है ना, और द जंगल रिफ्लेक्ट द पोएम एंगेजमेंट, ये सब कुछ इमेजरी है, इसको ध्यान में रखना। अगली जो क्वेश्चन उसको आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इसमें सही जो है कौन से जो है मैच्ड नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो डी है वो सही है, ठीक है? सही है मतलब ये सही मैच नहीं है। ऑप्शन डी सही है लेकिन ये सही मैच नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट मैच करेक्टली बोला है ना, तो ऑप्शन इसमें जो है डी सही है, क्योंकि डी जो है वो इनकरेक्ट है। पोएम्स ऑफ गोविंदगराज जो है इज नॉट रिटन बाय रंजन, ठीक है? इनके द्वारा ये नहीं लिखा गया है, ये जो लिखा गया है राम गणेश गडकरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? तो इसमें ए, बी और सी जो है वो करेक्ट है। ए, बी, सी क्या है, करेक्ट है, मात्र डी ही गलत है, और डी ही पूछा था तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है? बात समझ में आया? अगली क्वेश्चन। Who said the introduction of foreigners does not necessarily destroy the nation they merge in it? और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, ठीक है? सही ऑप्शन जो है वो कौन सा बनेगा? तो द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर डज नॉट नेसेसरी डिस्ट्रॉय द नेशन दे मर्ज इन इट, ये जो है एट्रीब्यूट टू महात्मा गांधी, ठीक है? महात्मा गांधी के वर्क हिंद स्वराज आप पढ़े होगे तो आपको ध्यान में होगा। हिंद स्वराज जो 1909 में पब्लिश हुआ था, गांधी इसमें जो है बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को इसमें बताया गया है। एसिमिलेशन ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी विद इन इंडिया, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है? तो ऑप्शन इसमें जो है कौन सा सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है? तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन डी बनेगा, एम के गांधी, है ना? तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है? तो साइटो एनालिटिक, ठीक है, क्रिटिसिज्म, तो ये जो है ये स्टेटमेंट 5 दिए हुए हैं और इसका सही स्टेटमेंट कौन कौन सही है ये बताना है, ठीक है? तो समझ में आया? स्टेटमेंट को बारी बारी से समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कर रही है, ठीक है? तो इसमें जो स्टेटमेंट ए में जो कहा गया है, ठीक है, द प्रीमिजेज एंड शेड्यूल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, तो ये सही है, ठीक है? क्योंकि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो है इज ग्राउंडेड इन द थ्योरीज एंड मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, और ये फोकस करता है ऑन द एक्सप्लोरेशंस ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स, ठीक है? तो स्टेटमेंट ए तो सही हो गया, ठीक है? उसके बाद स्टेटमेंट जो बी है वो गलत कहा गया है, ठीक है? स्टेटमेंट सी इसमें सही कहे गए हैं, ठीक है? क्यों सही कहे गए हैं? क्योंकि फ्रॉइड जो है वो प्रोपोज्ड दैट साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट कुड एक्सप्लेन वेरियस कल्चर एंड हिस्टोरिकल फेनोमेना, ठीक है? इसमें जो इंक्लूड है सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और सोसाइटल नॉर्म्स जो है इसमें जो है इंक्लूड है, ठीक है? ऑप्शन जो इसमें बनेंगे ए और सी तो स्टेटमेंट सही है, और एक और स्टेटमेंट सही है वो है ई, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ए, सी और ई जो है वो सही है। तो ए, सी और ई ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है? तो बात समझ में आ गया, तो ये सही होगा ऑप्शन डी। अगले जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है? अगली क्वेश्चन ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो कौन सा जो है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है टेक्स्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी इसमें सही है। ये प्ले है, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये एक यंग वुमेन के बारे में है, और यंग वुमेन का नाम था प्रकृति, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना। जो इसमें ये जो प्रकृति जो है हु इज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट एंड अनटचेबल, ठीक है, ड्यू टू हर हर कास्ट, कास्ट की वजह से जो है ऐसा होता है, अनटचेबल। ये जो प्ले है एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन विद डिग्निटी, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा, चंडलिका, ठीक है?
उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है 40, इस पर देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर क्रोनिकली बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फिर से जो है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पूछ ही रहा है, देख ही रहे हो किस तरह से क्वेश्चन जो है बार बार पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है किसी भी राइटर के वर्क का, ठीक है। चलिए बारी बारी से जानते हैं कब जो है पब्लिश कौन सा वर्क हुआ था। तो इसमें जो लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन जो है, ये जो है एलिस मुनरो के द्वारा लिखा गया है, और ये जो पब्लिश हुआ था 1971 में पब्लिश हुआ था ये वर्क, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो द इंग्लिश पैसेंट जो है, जो माइकल के द्वारा लिखा गया था, ये जो पब्लिश हुआ है 1992 में जो है इसको पब्लिश कराया गया था। उसके बाद फैमिली मैटर जो है जो रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखा गया है, जो 2001 में जो है ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो द इंग्लिश पैसेंट, तो द इंग्लिश पेशेंट जो है वो 1992 में हो गया ना। तो द फैमिली मैटर्स जो है, द फैमिली मैटर्स वो कब पब्लिश हुआ था, तो 2001 में, इसको याद रखना। उसके बाद अगली जो वर्क है द स्विंगिंग ब्रिज, द स्विंगिंग ब्रिज जो है ये बी वाला, ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये जो पब्लिश हुआ था वो 2003 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 2003 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद एक और इसमें बच जाता है ई नंबर, और ई नंबर वाला जो है बिरनामपुर, जो इलियोनोर कैटोन के द्वारा लिखा गया, और ये जो है पब्लिश कब हुआ, तो 2023 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अरेंजमेंट है वो कैसे बनेगा, तो इसमें जो अरेंजमेंट इसका बनेगा, सबसे पहले 1971 आएगा, उसके बाद 1992 आएगा, उसके बाद 2001 आएगा, उसके बाद 2003 आएगा, और उसके बाद 2023 आएगा। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही बनेगा ना, ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। अगले जो क्वेश्चन है इसको भी वैसे करना है। सबसे पहले इसका जो पब्लिकेशन डेट जान लेते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें बी बी वाला होगा, बी वाला ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि बी वाला जो है मीनाक्षी मुखर्जी द ट्विस्ट बॉर्न फिक्शन, ये जो पब्लिश हुआ था वो 1971 में हुआ था, ठीक है। बी के बाद जो है डी वाला होगा, और डी वाला क्यों होगा, क्योंकि ये जो डी वाला है हैरिस त्रिवेदी कॉलोनियल ट्रांजेक्शंस, ये जो पब्लिश हुआ था ना, ये पब्लिश 1982 में हुआ था। उसके बाद जो होगा ए वाला होगा, ठीक है। तो ए वाला, अभी ए वाला में क्या है, तो गौरी विश्वनाथन मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट है, तो ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये जो पब्लिश हुआ था 1989 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो होगा, तो उसके बाद सी वाला होगा। अब सी वाला जो है जी एन डेविस आफ्टर एमनेसिया, ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1992 में पब्लिश हुआ था, और लास्ट में जो है जो बच गया वो होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ई लास्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1995 में जो पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो अब जो है बी डी ए सी ई, सही ऑप्शन कौन सा बनता है, तो बी डी ए सी ई ऑप्शन डी बनता है, तो ऑप्शन डी क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगली जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेजी ऑन जॉन डॉन्स वाइफ डाइड इन 1617, तो बताना है वो इलेजी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है ना वो इलेजी, वो कौन सा आता है, तो वो आता है होली सोनेट नंबर 17, ठीक है। तो होली सोनेट नंबर 17 जो है सही बनता है, क्योंकि इसको जो जाना जाता है इसके ओपनिंग लाइंस, सिंस सी हुम आई लव हैथ पेड हर लास्ट डेट, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो सी हैं वो सही बनते हैं। ये एक इलेजी मॉर्निंग है जो अपने वाइफ के डेथ के बारे में है, एनीमोर, ठीक है, हु डाइड इन 1617, जो 1617 में मर गई थी, ठीक है। तो इस सोनेट में जो है जॉन डॉन एक्सप्रेस करते हैं अपने प्रोफाउंड को, अपने ग्रीफ को, और रिफ्लेक्ट करते हैं लव के थीम पर, लॉस और फेथ, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें क्या बनेगा, सही बनेगा होली सोनेट नंबर 17, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है इसको भी क्रोनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और उनके पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले डिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिसिज्म जो है वर्क, ये पब्लिश कब हुआ था, तो ये जो पब्लिश हुआ था वो 1979 में पब्लिश हुआ था। अब भाई लिखा किसके द्वारा गया है, तो हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा ये लिखा गया है वर्क। उसके बाद जो आता है हमारा, आता है बी वाला जो आता है, ये तो पब्लिश हुआ था 2002 में, ठीक है, 2002 में पब्लिश हुआ था। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो लिखा गया है सी जेम्स ट्रोटमैन के द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद जो सी है लिटरेरी थ्योरी एंड द क्लेम्स ऑफ ए हिस्ट्री जो है, ये जो पब्लिश हुआ था वो 1997 में पब्लिश हुआ था, इसको ध्यान में रखना। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो सत्य पी जो है मोहंती के द्वारा लिखा गया है ये वर्क, ठीक है। उसके बाद जो डी है, तो द वेस्टर्न कैनन जो है, ये हरोल्ड ब्लूम के द्वारा लिखा गया है, और ये लिखा कब गया है, तो 1994 में इसको लिखा गया है। और लास्ट वाला जो ई नंबर बच जाता है, एन एपेटाइट फॉर पोएट्री, जो
1989 में जो है ये पब्लिश हुआ था। और ये लिखा किसके द्वारा गया था, तो ये लिखा गया था फ्रैंक करमोड के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर डेट लिखे हुए हैं तो आप अब आराम से जो है अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सही अरेंजमेंट है ऑप्शन बी वाला जो है सही अरेंजमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से सही कौन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जॉन अपडाइक डिड नॉट राइट, ठीक है। तो इसमें जो 10 वान है ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला है। ये वाला जो है ना, दिस पोएम इज एक्चुअली बाय रेनर मारिया रिल्के, इसके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। ये जॉन अपडाइक के द्वारा नहीं लिखा गया है। जॉन अपडाइक जो है वो जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए, रैबिट रन के लिए जाने जाते हैं और द विचेज ऑफ ईस्ट विक के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी वाला जो है वो करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नोट करेक्टली मैच, तो ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। उसके बाद अगली जो क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। पब्लिकेशन डेट जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो फ्रेशर्स मैगजीन जो है ये कब पब्लिश हुआ था, तो 1830 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद द स्पेक्टर जो है, द स्पेक्टर कब पब्लिश हुआ था, तो 1711 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो द वेस्टमिंस्टर रिव्यू जो है, द वेस्टमिंस्टर रिव्यू ये कब पब्लिश हुआ था, 1824 में पब्लिश हुआ था। और ये जो डी है द क्वार्टरली रिव्यू जो है जो 1809 में पब्लिश हुआ था। और लास्ट वाला जो है एडिनबर्ग रिव्यू, तो ये जो पब्लिश हुआ था ना ये 1802 में हुआ था, ठीक है। अब सही जो अरेंजमेंट होगा ना, तो वो ऑप्शन सी वाला सही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिकेशन डेट याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर से एक आ गया क्वेश्चन इसी टाइप का। अब नॉवेल्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस इन क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो जो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा जो लिखा गया जो नॉवेल है और इनके जो पब्लिकेशन जो डेट है उसको अरेंज करना है क्रॉनिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये सभी जो वर्क है तो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा ही लिखे गए हैं, लेकिन पब्लिश जो है कब कब हुए हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। तो व्हाइट पीकॉक जो है ये बी वाला, ये जो पब्लिश हुआ था वो 1911 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। द व्हाइट पीकॉक कब पब्लिश हुआ था, 1911 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो ये वाला जो ई नंबर वाला जो है, तो ये जो पब्लिश कब हुआ था, तो ये 1912 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो ये वुमेन इन लव जो है वो 1920 में पब्लिश हुआ है। 1920 में ये पब्लिश हुआ है। पब्लिकेशन डेट याद रखना है। तो वुमेन इन लव जो 1920 में पब्लिश हुआ है और सन्स एंड लवर्स जो है वो 1913 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो एक बच जाता है द रेनबो जो 1915 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने सभी को जाना। अब जो है देखते हैं कि सही अरेंजमेंट कौन सा होगा। यहाँ पर डेट देख करके आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर 11 है तो पहले 11 वाला होगा, फिर 12 वाला होगा, फिर 13 वाला, फिर 15 वाला, फिर 20 वाला होगा, ठीक है। तो सही जो इसका अरेंजमेंट है ना, तो वो है सी, ठीक है। वो कौन सा है, सी सही है। अगली जो क्वेश्चन है मैच लिस्ट वाला, इसको देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है। अब सही बताना है, पोएम और पोएट बताना है। एडमंड स्पेंसर का कौन सा इसमें जो है, एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन, मतलब इसको लॉक कर दो, ठीक है। तो 200% सही है द फेरी क्वीन, ठीक है। तो इसमें जो ए का जो थर्ड है, ए का थर्ड देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में है। ए का थर्ड ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सब गलत होगा। इस तरह से जो है पूरा 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर जो है आप इसको गेस कर सकते हैं, ठीक है। सही है, 100% सही है, ठीक है, क्योंकि गलत हो ही नहीं सकता है। एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन के जो है लिखे हैं, ठीक है, तो गलत कैसे हो जाएगा। सर फिलिप सिडनी जो है द डिफेंस ऑफ पोएजी के लिए है, ठीक है, सर फिलिप सिडनी, तो बी का 4 सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगली जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। लैंगस्टन ह्यूग्स पोएम आई टू सिंग अमेरिका इज अ रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। अब इसमें बताने हैं 4 ऑप्शन सही दिए हुए हैं। सही कौन सा है, तो सही इसका जो वाल्टर विटमैन सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये जो है वो ऑप्शन बी सही है। अगले जो क्वेश्चन है उस पर मैच लिस्ट वाला है। फिर से मैच लिस्ट वाला आ गया क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले एक का जान लेते हैं तो आराम से जान जाएंगे। तो सबसे पहले द चाइल्डहुड ऑफ जेसस जो है, ये जे.एम. कोएटजी के द्वारा लिखा गया है। तो जे.एम. कोएटजी फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड। अब फर्स्ट का थर्ड देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। बाकी में ए में कहीं थर्ड है ये नहीं है, तो बी वाला ही सही होगा। तो सही ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क इन द क्रॉनिकल ऑर्डर देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करने हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पब्लिकेशन डेट। जैसे ब्लैक स्किन जो है, व्हाइट मास्क, ये जो है फ्रेंटेज फैनन के द्वारा लिखा गया है और ये 1952 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। 1952 में पब्लिश हुआ था, ये इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ये ऑप्शन ए वाला जो है ओरियन है ना, जो ए है
ओरिएंटलिज्म जो है, जो एडवर्ड सेड के द्वारा लिखा गया था 1978 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद जो बी वाला जो मैंने बता दिया ना, अब डी वाला देख लो, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1661 में ये पब्लिश हुआ था, 1661 में ये पब्लिश हुआ था डी वाला। और उसके बाद जो सी वाला जो बच गया, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो बाय गौरी विश्वनाथन, इनके द्वारा लिखा गया है, 1989 में इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और उसके बाद ई नंबर जो है, ठीक है, कैन द, ये वाला, तो ये जो पब्लिश हुआ था वो 2009 में हुआ था, ठीक है, 2009 में हुआ था ये पब्लिश, ई नंबर। और ये जो लिखा गया है गायत्री चक्रवर्ती के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब जो है सही ऑर्डर कौन सा है? तो सही ऑर्डर इसका जो है ए वाला सही है, ठीक है, ए वाला ऑर्डर क्या है? सही है। उसके बाद अगली जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू अबाउट द एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ रिसर्च, ठीक है, अब इसको भी जो है बताना है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसमें बताना है कि जो 5 दिए हुए हैं ना, 5 बातें कही गई है, वो 5 बातों में से कौन-कौन बातें सही हैं, ठीक है। सबसे पहले बी वाला जो है, द रिसर्च फॉर ट्रूथ, ये दिस इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है, और डी वाला जो है ये सही है, ठीक है, तो ये भी जो है डी वाला स्टेटमेंट, सर्टेन एंड इनडिबिटेबल नॉलेज, दिस कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द आइडिया ऑफ नॉलेज, ठीक है, आइडिया ऑफ नॉलेज से जो है ये कहीं ना कहीं जो है रिलेट करता है, ठीक है, तो बी और डी मात्रा सही है, ठीक है, बी और डी कौन सा है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन जो है 52, उसको देखते हैं। इसको बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द पर्सपेक्टिव जनरा, ठीक है, ये इसमें 5 बातें हैं, ठीक है, और इसमें बताना है ये 4 ऑप्शन में कौन-कौन बातें सही कही गई हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये वाला जो बातें है, एन एपिस्टल इज अ लिटरेरी जनरा इन द फॉर्म ऑफ लेटर, ये बात सही कही गई है, ठीक है। उसके बाद सी वाला जो बात है, एपिग्राम इज अ शॉर्ट पिथी पोएम विटली एक्सपेक्ट, ये बातें भी सही कही गई हैं, ठीक है। तो ए वाला बात सही कही गई है, सी वाला बात सही कही गई है, और ई वाला बात भी जो है वो सही कही गई है। इपिलियन इज अ शॉर्ट पोएम इन द मीटर ऑफ एन एपिक पोएट्री, ये भी सही है, ठीक है, ई वाला भी। तो ये भी जो है सही बनता है, ठीक है। अ, उसके बाद बी वाला भी जो है, बी वाला और डी वाला, ठीक है, तो बी वाला और डी वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक एपिग्राफ जो होता है शॉर्ट क्वोटेशन होता है, जो या सेइंग होता है ना, कहावत होता है, जो सजेस्ट करता है उसके थीम को, है ना, प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक और चैप्टर, ठीक है, और ऑफन सजेस्टेड थीम, ठीक है, तो ये जो है गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। उसके बाद जो डी वाला भी है वो भी इनकरेक्ट है, तो मात्र जो है ए, सी और ई ही सही है। तो ए, सी और ई ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इस तरह से अगली क्वेश्चन फिर से मैच लिस्ट वाला आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन अब कैसे करते हैं, मैंने पहले भी बताते आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले एक का किसी का जान लो तो आराम से बन जाएगा। तो इसमें जो नाला एंड दमयंती जो है, इसका जो सही जो मिलन होगा ना, मतलब मैच होगा, वो होगा सेकंड में सही है, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड जो है 200% सही है, तो इसमें जो है ए का सेकंड देखेंगे किस-किस में है, तो ए और सी ऑप्शंस गलत हो गए, बी और डी में दोनों में ए है। उसके बाद बी वाला भी अगर जान जाते हैं, जयदेवा, तो हरींद्रनाथ, जयदेवा का क्या होगा? हरींद्रनाथ, बी का 4 सही है, तो बी का 4 कौन में सही है? ऑप्शन बी में सही है, तो ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन डी गलत होता है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन विलियम कॉन्ग्रेव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो जो विलियम कॉन्ग्रिंग के जो वर्क है उसमें से द वे ऑफ द वर्ल्ड जो वर्क है उसमें ये कौन कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं है, बताने हैं। ये 4 ऑप्शन से 4 कैरेक्टर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर है ना वो है पिच्चम, है ना, पिच्चम, पिच्चम जो कैरेक्टर है द वे ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ये गलत नहीं है, ये ही सही है, लेकिन जो है उस वर्क के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर उसमें नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो इसको ध्यान में रखना। इसमें जो फेनॉल जो है, फेनॉल इसमें एक जो है चोर हस्बैंड होता है ना, मिसेस फेनॉल का, ठीक है, तो मिसेस फेनॉल का जो है ये हस्बैंड होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, फेनॉल, तो ये तो होता है इसके वर्क में, ठीक है। और उसके बाद जो है कि ये जो मिराबेल है, मिराबेल जो मेल प्रोटैगनिस्ट है इन लव विथ मिलामेंट, ठीक है, और वेटवेल जो है मिराबल सर्वेंट है, ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, सही ऑप्शन मैंने बता दिया, नो ऑप्शन जो डी है वो सही है, ठीक है। उसके बाद अगली जो क्वेश्चन है 55 की, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो व्हाट इज ट्रू अबाउट द गोथिक नॉवेल, गोथिक नॉवेल के बारे में क्या सही कहा गया यहाँ, ठीक है।
गॉथिक नॉवेल होते क्या है, तो इसके बारे में जो है बताना है, ठीक है, और कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें सही कहे गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट बी, ई और ए जो है वो सही कहे गए हैं, ठीक है। तो बी, ई और ए। बी में क्या कही गई कि इट इज ऑफन यूज्ड द मेडिएवल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एज सेटिंग, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। इसमें बी, ई और ए सही है, ठीक है। तो बी, ई और ए जो है सही बनते हैं क्या? ए तो सही नहीं लग रहा है। इट अपियर्ड इन 14th सेंचुरी, नहीं, ए वाला गलत है, ठीक है। इसमें जो बी, ई वो सही बनते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। और बाकी जो स्टेटमेंट बच जा रहे हैं ना वो गलत है, ठीक है। तो मात्र इसमें बी और ई किस ऑप्शन में है, तो इसमें देख लेते हैं बी और ई, ठीक है। तो बी तो करेक्ट है, ई भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट इसमें बनेगा कौन? बी और ई। बी और ई ऑप्शन डी में, तो डी ऑप्शन सही बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? सही ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है 56, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू, तो कौन से सही है बताने हैं। वो 56 का जो सही करेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट जो बी में कही गई है, बी, सी और डी ओनली, वो सही है, ठीक है। अब क्यों सही है? क्योंकि इसमें जो बी है और सी है और डी जो है वो करेक्ट है, जबकि ए जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद अगले को टू से मैच करना है, ऑथर और टेक्स्ट को मैच करना है। तो सबसे पहले जो है हेनरी मिलर का जो वर्क है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ए का जो है थर्ड सही होगा, तो ए का थर्ड जो है ऑप्शन ए और सी गलत हो जाते हैं, बी और डी सही लग रहे हैं। उसके बाद एक और का जान लेंगे, तो जॉन अस्टिन बेक का जो है द ग्रेप्स ऑफ रेथ है। द ग्रेप्स ऑफ रेथ जो है मतलब बी का फर्स्ट ऑप्शन बी में, तो बी सही होगा। अगले जो क्वेश्चन है मैच लिस्ट वाला फिर से है। तो इसमें जो कमला मार्कंडेय जो है, इनका जो है थर्ड वाला यानी जो ये है पोजीशन, ये सही है। उसके बाद एक और का जान लेते हैं पी शिवाकामी। तो पी शिवाकामी के द ग्रिप ऑफ चेंज जो है वो सही है, यानी जो है बी का फर्स्ट। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड और बी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट। तो कौन सा जो नॉवेल लास्ट नॉवेल है जॉर्ज इलियट का, ये नाम दिए हुए 4 नॉवेल का, ठीक है। सही जो है जॉर्ज इलियट का जो लास्ट जो नॉवेल है ना, वो नॉवेल है डेनियल डेरोंडा। ऑप्शन बी इसमें क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। तो जॉर्ज इलियट का जो पेन नेम है मैरी एन इवांस, ठीक है। जो कई जो है सिग्निफिकेंट नॉवेल जो है 19th सेंचुरी में इन्होंने लिखी हैं। हर लास्ट नॉवेल वाज डेनियल डेरोंडा, जो पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था इसको याद रखना। 1876 में जो है ये नॉवेल पब्लिश हुआ था। अगली जो क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो हम पढ़ ही लेना है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ना, वो ऑप्शन जो बनेगा वो डी सही बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा? तो जो कुल्ली जो है ये पब्लिश हुआ था 1936 में, ठीक है। ये पब्लिश कब हुआ था? 1936 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद टू लीव्स एंड बर्ड जो है ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1937 में, ठीक है। तो 1937 में पब्लिश हुआ था। और द विलेज जो है 1939 में पब्लिश हुआ था। 1939 में द विलेज जो है पब्लिश हुआ था। और उसके बाद जो द बिग हार्ट जो है, द बिग हार्ट वो जो पब्लिश हुआ था 1945 में पब्लिश हुआ था ये वर्क। और ई वाला जो है, ठीक है, ये जो पब्लिश हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पब्लिश हुए थे वर्क। सही ऑप्शन डी है। अगली जो क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द पोएम जरूरी, ठीक है। और ये इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके पोएम के जो राइटर है कौन से हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी जो है वो ये जो पब्लिश हुआ था वो 1976 में पब्लिश हुआ था। ये सेलिब्रेट करता है, ये पोएम सेलिब्रेट करता है कलेक्शंस ऑफ पोएम बाय अरुण कोलालटकर, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है वो क्या बनेगा? सही बनेगा। जो एक इंडियन पोएट थे जिन्होंने जो है मराठी और इंग्लिश दोनों में इन्होंने लिखे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में। और ये जो पोएम है ज़रूरी है ना, ज़रूरी, ये पोएम एक्सप्लोर करता है थीम को, स्पिरिचुअलिटी के थीम को एक्सप्लोर करता है, माइथोलॉजी के थीम को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ रिवेंज ट्रेजेडी। अब कौन सा जो है रिवेंज ट्रेजेडी के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये तो ट्रेजेडी का नाम सुनते ही ये है, ठीक है। और उसके हाँ, लेकिन रिवेंज ट्रेजेडी है, ये भी ध्यान रखना। द जीव ऑफ माल्टा, हैमलेट, हैमलेट तो रिवेंज ट्रेजेडी है। इसमें जो ये होता है, ठीक है, हैमलेट जो होता है वो बदला लेता है अपने चाचा से, है ना। तो ये तो रिवेंज है, ठीक है। द जीव ऑफ माल्टा, ये भी जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी है। और द स्पेनिश ट्रेजेडी ये भी रिवेंज ट्रेजेडी है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा था कौन नहीं है, साइबेलिन जो है, साइबेलिन नहीं है, ठीक है। साइबेलिन ऑप्शन इसमें जो डी है ना वो सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि एक रिवेंज ट्रेजेडी जो होता है ड्रामेटिक जनरा होता है। तो इसकी जो स्टोरी होती है घूमते रहती है रिवेंज के थीम पर घूमते रहती है, ठीक है। और यूजुअली इसमें जो है मर्डर, डिसेप्शन और साइकिल ऑफ वेंजियंस जो है देखने को मिलते हैं।
स्पेनिश ट्रेजेडी जो है मतलब ये वाला ऑप्शन ए वाला जो है स्पेनिश ट्रेजेडी है क्लासिकल ट्रेजेडी है, ठीक है, ड्रामेटिक चल रहा है। और ये सॉरी इसको मैं से बता देता हूँ, द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है क्लासिक रिवेंज ट्रेजेडी है जो थॉमस किड के द्वारा लिखा गया है। तो ये वाला इसको ध्यान में रखना, थॉमस किड के द्वारा ये लिखा गया वर्क है। और द जी ऑफ माल्टा जो है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। और हेमलेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और साइबेलियन जो है नॉट रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडी है जो शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है, ये भी ठीक है। अगली क्वेश्चन शुरू करते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेज ऑन, ठीक है। और ये इसके 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शंस कौन से बनेंगे? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी इसको शॉर्ट में GTM कहते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें बी सही है, ठीक है। बी क्या है, सही है। ऑप्शन बी एक्यूरेसी जो है वो करेक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन जो है कि हु अमंग द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द वर्क ऑफ थॉमस ग्रे एंड रॉबर्ट ब्लेयर, ठीक है। और ये इसके 4 ऑप्शन है। 64 का सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, विलियम ब्लैक, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, विलियम ब्लैक सही ऑप्शन बनेगा, जो थॉमस ग्रे के द्वारा सॉरी ये जो वर्क है विलियम ब्लैक, ठीक है, इलस्ट्रेट द वर्क ऑफ थॉमस ग्रे एंड रॉबर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ये कौन सा होगा, विलियम ब्लैक होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। और भी मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि ब्लैक जो है क्रिएट किए थे ए सीरीज ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ थॉमस ग्रेस पोएम इन 1797 और नॉन एज डिजाइन ऑफ ग्रेज पोएम, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 65 को क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फिर से जो है इसको जो है बताना है कि कौन कौन स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट 80 वाला जो है ना, ए बी और सी सही स्टेटमेंट कही गई है इसमें, ठीक है। तो ए बी और सी वाला स्टेटमेंट सही है, जबकि डी ई वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द फेमस शॉर्ट पोएम इलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग appears in which of the following 18th century novels, ठीक है। और ये इसके 4 ऑप्शन हैं। सही ऑप्शन जो इसका बनेगा, इलेजी ऑन द डेथ में अपीयर करता है गोल्ड स्मिथ एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ के नॉवेल द विकार ऑफ वैकफील्ड, जो एक सटारिकल पोएम है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगली क्वेश्चन जो है देखते हैं, द लाइन, ये जो लाइन लिखी गई है, ठीक है, ये लाइन प्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेटोरिकल फिगर्स, कौन से रेटोरिकल फिगर को जो है ये प्रेजेंट करता है ये लाइन, ठीक है। तो इसमें जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये करता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाला जो है एपोस्ट्रोफी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन बनेगा। अच्छा, ये जो लाइन है ये ओपनिंग होता है जॉन कीट्स के ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में जो देखोगे ना, तो ये लाइन आपको मिलेंगे जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो डायरेक्टली जो है एड्रेस करता है अर्न को, ठीक है। अगली क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 68 है कि द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर ऑफ महाश्वेता देवी अस्टेंडेनी, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनता है वो ऑप्शन सी बनेगा सही, ठीक है। अब ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही क्यों है, क्योंकि ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक इज द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसके ऑथर कौन है, तो यही है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला, है ना। तो ये इसके ऑथर है, तो ऑप्शन सी इसमें सही बनेगा। और इसमें जो है कि इसमें वो डिस्कस करती हैं द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट को, और स्पेशली जो है इसमें पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए जो है स्पेशली वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करती हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि सी इज ऑल्सो नोन फॉर ट्रांसलेटिंग, इनको जो है ट्रांसलेटिंग के लिए जाना जाता है महाश्वेता देवीज स्टैंडिंग, और इसका दूसरा नाम भी है द ब्रिस्ट गिवर, ठीक है, जो इसके लिए जो है इनको जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगली जो क्वेश्चन है 69 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, इसमें बताना कि कौन सा ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ठीक है। तो इसमें पैट्रिक वाइट लाइफ जो है ये वाला ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक बायोग्राफी है पैट्रिक वाइट जो डेविड मैर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला के द्वारा ये लिखा गया वर्क है। उसके बाद जो माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो है ऑटोबायोग्राफी है, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन डी वाला जो है ये लिखा जो गया है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, जो श्रवण कुमार लिम्बले, जो एक दलित राइटर थे, तो उनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो श्रवण कुमार है ना, श्रवण कुमार लिम्बले एक दलित राइटर थे, तो ये भी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ठीक है। ये एक बायोग्राफी है ना, किसका बायोग्राफी, पैट्रिक वाइट का बायोग्राफी है, जो डेविड मैर के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन इसमें जो है ये सही होगा, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, तो ये रहा फिर से स्टेटमेंट वाला आ गया, ठीक है। तो लैंग्वे और पैरोल की यहाँ पर बात है, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक
से है। इसको सबसे पहले स्टेटमेंट को जो है पढ़ना है और इसमें जो चूज़ करना है कि सही ऑप्शंस कौन से हैं, ठीक है? इसमें जो स्टेटमेंट जो कही गई कि लैंग्वेज इज़ द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम, द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शंस जो है वो सही है, ठीक है? और ऑप्शन बी जो कहा गया है पैरोल के बारे में कि लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूज़र फॉलोइंग फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए और सॉरी स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो है वो सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होता है। इसमें जो स्टेटमेंट सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है वो रेफ़र करता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ रूल्स को और कन्वेंशंस को। कन्वेंशंस मतलब ग्रामर, स्ट्रक्चर, वोकैब्युलरी को, और ये लैंग्वेज बनाता है। इट इज़ द शेयर्ड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है? और पैरोल जो रेफ़र करता है ये एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज को रेफ़र करता है इन है ना, इन स्पीच और राइटिंग, ठीक है, बाय इंडिविजुअल्स, और ये बेस्ड होता है रूल्स ऑफ लैंग्वेज पर, ठीक है। तो इस तरह से इसका परिभाषा होता है लैंग्वेज और पैरोल का, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं 71। ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। इसको अरेंज करना है, इसलिए आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना। द चॉइस ऑफ रिसर्च टॉपिक और थीम, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, और भी है। और ये रहा फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है। तो सही जो है इसमें आंसर चूज करने कौन-कौन स्टेटमेंट इसमें सही कहे गए हैं, ठीक है। इसमें जो स्टेटमेंट ए, डी, ई, बी और सी जो है, मतलब इसमें जो है ए, बी, सी, डी, ई सही हैं, पाँचों सही है, लेकिन इसको अरेंज करना है ना, तो इसको सबसे पहले जो लिखाएगा ना वो ए, डी। ए और डी किस-किस में है, तो ए, डी ऑप्शन मात्र डी में है, तो डी सही होगा। क्योंकि जो इसमें ए वाला में जो कहा गया है द चॉइस ऑफ द रिसर्च टॉपिक और थीम, द फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। और ये फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम जो है नैरोइंग डाउन द टॉपिक इनटू अ स्पेसिफिक रिसर्चेबल प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ना इसमें सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओ सर कंटेंट यू, आई फॉलो हिम टू सर्व माय टर्न अपॉन हिम, वी कैन नॉट ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड, एबल लाइन वर स्पोकन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, किस कैरेक्टर्स के द्वारा इसको बोला गया है, ये इस लाइन को। तो ये जो बोला गया है ना ये लाइन को, वो बोला गया है बी के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा बोला गया है, किसमें है, कहाँ से है, ये वर्क कौन-सा है, क्या में है? तो ओथिएलो, जो नाम सुने होंगे ना, ओथिएलो जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें ये लाइन है। एक्ट 1 सीन 1 में आपको देखने के लिए मिलेंगे ये लाइन। ओ सर कंटेंट यू, ठीक है। तो एक्ट 1 सीन 1, ठीक है, प्ले है, तो ये मिलेंगे आपको, ठीक है। और कौन-सा वर्क मैंने बताया? ओथिएलो, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगली क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, और ये इसके हैं 5। तो सही जो है इसमें जानते हैं कि कौन-सा सही होगा। सबसे पहले किम स्कॉट जो है एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर ना ऑफ नोंगर हेरिटेज, नोन फॉर नॉवेल्स लाइक बेनांग एंड दैट डेड मैन, ठीक है। तो इसके लिए जो है इनको जाना जाता है, द दैट डेड मैन डांस के लिए इनको जाना जाता है, किम स्कॉट को, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो सी है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन इसमें सी जो है वो क्या है, सही ऑप्शन है। और इसमें आप ये भी जान लो कि ये जो ऑप्शन सी वाला है तो ये जो है ये एक प्रोमिनेंट एबोरिजिनल पोएट और एक्टिविस्ट, इनको जो जाना जाता है काथ वाल्कर के लिए फेमस है ये वी आर गोइंग, ठीक है, इसके लिए फेमस है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगली जो क्वेश्चन है, क्या इन द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बैकन इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये सभी जो है फ्रांसिस बैकन के वर्क हैं, अब इसको जो है आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो पब्लिश कब हुए थे उसके अकॉर्डिंग ही इसको जो है हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एडवांस ऑफ लर्निंग जो है वो 1605 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1605। और ये बी वाला जो है ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये 1623 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और सी वाला जो है ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1620 में, ठीक है। ये 1620 में पब्लिश हुआ था। और डी वाला जो है डी ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश 1626 में हुआ था, ठीक है। और ई वाला जो है वो 1622 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये रहा इसका पब्लिकेशन डेट। अब आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। सही अरेंजमेंट इसका ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है मैच लिस्ट वाला, फिर से आ गया क्वेश्चन, ऑथर और टेक्स्ट वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वासुदेव जो सुनानी है, इनका जो सही जो बनता है ना वो थर्ड वाला सही है। तो ए का थर्ड किस ऑप्शन में है, तो सी और डी गलत हो गए, क्योंकि ए और बी दोनों में दिख रहे हैं। एक और का जान लेते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है जान लेते हैं। तो इनका जो जूठन जो है ना उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन जो है मतलब
इसमें जो 4 है ना वो सही हो जाएगा। तो बी का 4 कौन-सा है? बी का 4 बी में है तो बी सही होगा और ए गलत हो गया, ठीक है? तो इस तरह से। अगली जो क्वेश्चन है अरेंज अरेंज ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय डब्ल्यू.बी. येट्स इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो इसको आप ध्यान में रखो। अब चलो इसको देख लेते हैं कि कब वर्क कब पब्लिश हुआ था। तो एडम्स कर्स जो है ये पब्लिश हुआ था 1904 में, ठीक है? ये कब पब्लिश हुआ था? 1904 में पब्लिश हुआ था और अमंग स्कूल चिल्ड्रन जो है ये 1900 जो है 1928 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है? और उसके बाद जो सी है द सेकंड कमिंग जो पब्लिश हुआ था ना वो 1920 में हुआ था, ठीक है? 1920 में। और ये जो द बिल्ड स्वान्स एट कुल्ली जो है ना, ये जो पब्लिश हुआ था वो 1919 में हुआ था, ठीक है? 1919 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो ई नंबर है ना, अंडर बेन बलबेन, ये पब्लिश हुआ था 1939 में, ठीक है? तो ये इसका पब्लिकेशन डेट है। अब आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन इसका मैं बताता हूँ, ठीक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, ठीक है? अगली क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच आर करेक्ट। अब बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है? सही ऑप्शन जो इसके बनते हैं 77 का ऑप्शन ए बनेगा सही, ठीक है? ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट कही गई है ना वो सही है, यानी ए और बी जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है? उसके बाद अगली जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं 78। ये रहा 78 क्वेश्चन। इसको भी देख लेते हैं। इन व्हिच ऑफ टेक्स्ट द फॉलोइंग लाइन्स अकर्स ऑफ ऑल द काउजेज व्हिच कंस्पायर टू ब्लाइंड मैन्स hearing judgment and misguide the mind what the weak had with a strongest ambitious rules each pride the never falling vice of fools। अब ये लाइनें जो है, ठीक है, अब किस वर्क से जो है इसको ली गई है, ये लाइनें को बताना है, ठीक है? ये जो ली गई है अलेक्जेंडर पोप के एक वर्क है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो 1711 में पब्लिश हुआ था। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ठीक है? अगली जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द थीम ऑफ अपार्थाइड। तो ये बताना है कौन सा, ठीक है? सही इसमें देखो ये जूलिस जो पीपल है ई वाला जो लिखा गया है नदीन गोरोडिमर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? यह नोवेल जो है एक्सप्लोर करता है कोलैप्स ऑफ अपार्थाइड को इन साउथ अफ्रीका और इट्स इम्पैक्ट, और इसका इम्पैक्ट जो है दोनों पर है, ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटीज पर, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद इसमें क्राई द बिलवर्ड कंट्री जो है जो एलन पैटोन के द्वारा लिखा गया है, ये नोवेल एड्रेस करता है रेशियल इनजस्टिस को और सोशल इनइक्वालिटीज को अंडर अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो इसको भी जो है ध्यान में रखना है, ये सी वाला का भी, ठीक है? और उसके बाद जो है माई सन्स स्टोरी जो है, माई सन्स स्टोरी ई नंबर वाला, तो ये जो है लिखा गया है नदीन गॉडीमर के द्वारा लिखा गया है। ये नोवेल एग्जामिन करता है पर्सन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल को, है ना, एक फैमिली के पर्सनल स्ट्रगल को जो रिफ्लेक्ट करता है लिविंग अंडर अपार्थाइड, ठीक है? तो ये इसका हो गया। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन बनेंगे, बी सी और ई, ठीक है? अगली जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। आइडेंटिफाई द वन हु वाज नॉट अ न्यू क्रिटिक, ठीक है? इसमें बताना कि कौन नई क्रिटिक नहीं है, ठीक है? तो इसमें लेविस स्ट्रॉस जो है, ठीक है, लेविस स्ट्रॉस। तो लेविस स्ट्रॉस वाज अ स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट नॉट अ न्यू क्रिटिक, ठीक है? ही इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन माइथ्स, किनशिप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन थॉट, ठीक है? और बाकी जो अदर तीन हैं, ठीक है, द अदर थ्री जैसे कि एलन टेट हो गए, रॉबर्ट पेन वैरन हो गए और क्लिनेथ ब्रुक्स हो गए, वर की फिगर इन न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है? जो फोकस करते हैं ऑन क्लोज रीडिंग और टेक्सचुअल एनालिसिस पर विदाउट कंसीडरिंग हिस्ट्री और बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो ऑप्शन इसमें डी जो है वो क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेंगे, ठीक है? अगली जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। मैच लिस्ट वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले पॉल जो है ए वाला, ए का जो है 4 सही है, ए का क्या सही है 4। ए का 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है? अगली क्वेश्चन जो है 82 उसको देख लेते हैं। फंक्शनल कम्युनिटीज अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज इन अपोजिशन टू द, और ये इसके 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन जो है इसमें बी जो है ना, बी ऑप्शन वो सही है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है? अगले क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हु हैज रिटन द लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन को जो है किसने लिखा है ये बताना है, ठीक है? तो ये जो लाइफ डिवाइन जो है ना वो श्री अरविंदो के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन इसमें जो है कौन सा बनेगा, तो सी जो है वो सही ऑप्शन बनेंगे, ठीक है? नंबर जो है 84 है। हु इज द क्रिटिक एसोसिएटेड विथ द टर्म ब्लू ह्यूमैनिटीज, और ये इसके 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, स्टीव मेंटज, ठीक है? उसके बाद अगली क्वेश्चन है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड टू कंप्रहेंड नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। हु हैज कंपोज द एबव लाइन, ये जो लाइन है वो किसने कंपोज किया है, और ये इसके 4 नाम है, ठीक है? ये जो लाइन कंपोज किया गया है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेड, जो एक्सप्लोर करता है आइडिया को, जो है ना, आइडिया को करता है दैट दोज हु एक्सपीरियंस फेल्यूर अप्रिशिएट, है ना, अप्रिशिएट सक्सेस द मोस्ट। ऑप्शन इसमें जो सी है ना वो सही है, इमली डिकिंसन, ठीक है?
ऑप्शन इसमें सी क्या बनेगा, सही बनेगा। अगली क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्क इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो सबसे पहले इसका पब्लिकेशन डेट जान लेते हैं। इसमें जो ये बी वाला मेंस एंड रिवर जो है इसका पब्लिकेशन डेट है 1945, ठीक है। और उसके बाद जो ये है डी डी वाला, ठीक है, ये डी वाला द वर्मिलियन बोट जो है ये जो पब्लिश हुआ था वो 1953 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और उसके बाद सी वाला जो है ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये जो पब्लिश हुआ है ना वो 1956 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। 1956 में, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो ए वाला जो है ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1960 में, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला जो ई नंबर बचा था वो 1991 में जो है पब्लिश हुआ था। ये इसका पब्लिकेशन डेट है। अब इससे आप इससे आप गेस करके जो है आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। शेक्सपियर्स मच अडो अबाउट नथिंग इज क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, पास्टोरल प्ले है या हिस्ट्री प्ले है, क्या है ये? तो ये जो है रोमांटिक कॉमेडी है। क्या है? रोमांटिक कॉमेडी। ऑप्शन इसमें बी जो है वो सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। द करेक्ट वर्क साइटेड इन ट्रीज अकॉर्डिंग टू MLA हैंडबुक 9th एडिशन आर। और ये जो है इसके लिखे हुए हैं नीचे इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, सही बताना है। तो इसमें जो करेक्ट बनेंगे ना, 9th एडिशन है ना, MLA हैंडबुक 9th एडिशन, तो इसके जो सही ऑप्शन बनते हैं ऑप्शन सी बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, सही है, बी डी और ई वाली ही मात्रा सही है, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। तो अगली क्वेश्चन यहाँ है, ये रहा 89। व्हेन वाज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट यानी IPA डेवलप्ड एंड प्रोम्युलेटेड, ठीक है, तो कब हुआ था ये, इसका डेट बताना है। ये जो हुआ था वो 1888 में हुआ था, इसको ध्यान रखना, याद रखना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेज टर्जारिमा। अब इसमें कौन सा जो पोएम है जो टर्जारिमा को यूज हुआ है, ठीक है, कौन से पोएम है? सही जो है वो पीबी शैले का है, ऑल टू द वेस्ट विंड है, ठीक है। अगली क्वेश्चन, अब यहाँ से जो है क्वेश्चन 91 से लेकर के 95 तक जो है इस पैसेज से है, इसलिए इस पैसेज को जो है पढ़ लेना है। वीडियो को स्टॉप करके पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, वेन डिड द पॉपुलर कल्चर गेट एसोसिएटेड विथ USA। और ये इसके 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन से बनेंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेंगे, अर्ली सेंचुरीज, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है कि सिस्टमैटिक कल्चर मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू, और ये इसके 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन जो इसको बनेंगे तो ऑप्शन जो है बी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है 93 कि व्हाट इज द कोर इश्यू डिस्कसेस इन द एबव पैराग्राफ। तो क्या जो है कोर इशू को जो है ऊपर डिस्कस किया गया है उसको बताना है, तो ऑप्शन इसमें जो है मास कल्चर को, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमाइज्ड इंडिविजुअल इन द एबव पैराग्राफ, ठीक है। तो क्या इसका मतलब है, तो इसका मतलब है बोथ मैकेनाइज्ड एंड एलिनेटेड इंडिविजुअल, ठीक है। अगली क्वेश्चन, मास कल्चर रेफर टू, मास कल्चर किसको रेफर करता है, तो ये जो रेफर करता है वो बोथ द इफेक्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर एंड थ्योरेटिकल डिबेट्स ड्यूरिंग पोस्ट वार पीरियड। ऑप्शन डी इसमें क्या है, सही है। उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ है जो 96 से लेकर के 100 तक है, इसको पढ़ना है। और ये पोएम है ना, पोएम है, और इसको पढ़ने के बाद जो इसका आंसर देना है, ठीक है। ये जो है लाइनें हैं, इसको पढ़ने के बाद जो है अब हम क्वेश्चन जो है आपको दिखाते हैं। ये रहा 96 क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट इंटेंड टू डू इन लाइफ, ठीक है। और ये इसके 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन जो बनेंगे ऑप्शन डी बनेंगे, टू शेयर हिज लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मीटर इन द पोएम, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। 97 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, व्हाट डज द पोएम से अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो कहता है, ये कहता है इट्स फुल ऑफ केयर एंड होप, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन द पोएम। अब इसका राइम स्कीम क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस पोएम को देखने के बाद, ठीक है। इस पोएम का राइम स्कीम क्या है आप इसको बताना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो राइम स्कीम आप लास्ट में जो है देख करके बताना है, ठीक है। इसका राइम स्कीम जो है क्या है इस पोएम का, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम, और ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। 2 क्वेश्चन जो है आपको जो है छोड़ रहा हूँ होमवर्क के, ठीक है। तो कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसा वीडियो लगा आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।